प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको आज फिर अरस्तू से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। आपको उससे रूबरू कराऊंगा, अवगत कराऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार से आदर्श राज्य की कल्पना की है, आदर्श राज्य के बारे में बताया है। आदर्श राज्य की चर्चा करने से पूर्व हम चर्चा कर लेते हैं कि पूर्व की क्लास में हमने आपको बताया कि अरस्तू के अनुसार जो 158 संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात राज्य की शासन व्यवस्था या शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया गया था। जो अरस्तू के अनुसार संविधान बनाए गए थे, संविधान का वर्गीकरण किया गया था, वो किन रूपों में किया गया, उनको किस तरह से देखा जा सकता है, उस सब का अध्ययन मैंने आपको पूर्व की क्लास में कराया, आपको उससे अवगत कराया, रूबरू कराया। और मैं आज की क्लास जो लेकर आया हूँ, वर्तमान में अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य की बात की गई है। इस अरस्तू के आदर्श राज्य की कल्पना करने से पहले हम पूर्व थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो ने भी आदर्श राज्य की कल्पना की है और उन्होंने आदर्श राज्य में द लॉज और द रिपब्लिक दोनों पुस्तकों का जिक्र किया है। और उनके अनुसार जो राज्य व्यवस्था थी, आदर्श राज्य की जो कल्पना की गई थी, उसमें साफ साफ जाहिर था कि उनका जो राजा था वो निरंकुश था, सर्वोच्च शक्ति उसके पास थी, वो किसी शक्ति से वंचित नहीं था। यानी कह लीजिए कि वो सर्वोपरि था, जो उसकी इच्छा हो वो सब कुछ, वही न्याय है, वही सब कुछ है। तो इस आधार पर कर सकते हैं कि उन्होंने वो ख्याति नहीं प्राप्त की जो प्लेटो ने जो सक़रात ने जो अरस्तू ने अपनी पॉलिटिकल यानी राजनीति में राजनीति नामक पुस्तक के अनुसार जिक्र किया है, चर्चा की है। और उन्होंने जिस आदर्श राज्य के रूप में उसे स्थापित किया है, उसको एक महान ख्याति प्राप्त हुई है। तो उसकी चर्चा हम जब करते हैं तो उसके पश्चात देखते हैं कि आदर्श राज्य में अरस्तू किस प्रकार के प्राविधान करता है, उनमें कौन कौन सी विशेषताओं का जिक्र करता है और आदर्श राज्य को किन बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। वो तमाम सारी चीजें, तमाम सारी बातें आपको मैं बताऊंगा, इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, आपको इससे अवगत कराऊंगा और मैं बताऊंगा किस प्रकार से आदर्श राज्य व्यवस्था को उन्होंने लागू किया और संचालित किया। आइए देखते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं कि अरस्तू द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की व्यवस्था को किन बिंदुओं के माध्यम से उस पर प्रकाश डाला जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। आइए देखते हैं। हम जब चर्चा करते हैं, सबसे पहले जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि अरस्तू ने अपने आदर्श राज्य को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कौन कौन से बिंदु हैं और कौन कौन से बातें हैं जो कारगर साबित हो रही हैं, सिद्ध हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर बात आई है सबसे पहले आदर्श राज्य की। जब हम कल्पना करें आदर्श राज्य की, जब बात आए तो उसमें साफ जाहिर होता है कि आदर्श राज्य की कल्पना राम राज्य की कल्पना से ली गई है। ठीक है, आदर्श राज्य का मतलब होगा कि आदर्श व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर कोई व्यक्ति चोर नहीं होगा, कोई निकम्मा नहीं होगा, कोई मक्कार नहीं होगा, कोई भ्रष्ट नहीं होगा, कोई कर्तव्य निष्ठ के विरुद्ध नहीं होगा। ये सारी प्रक्रियाएं क्या होंगी, नियमता होंगी, सारे कार्य नियमता होंगे। अर्थात इस प्रकार से शासन व्यवस्था होगी। जब सब कुछ नियमता होगी तो ना कोई जेल की जरूरत, ना कोई थाने की जरूरत, ना पुलिस की जरूरत, ना न्याय की जरूरत, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो आदर्श राज्य व्यवस्था होगी। ठीक, तो ऐसी संस्था, ऐसे राज्य व्यवस्था को हम आदर्श राज्य व्यवस्था कहेंगे, आदर्श राज्य की कल्पना करेंगे। तो उस ऐसी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, उसके बारे में बताया गया है। तो जब हम बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करते हैं तो देखते हैं आदर्श राज्य का लक्ष्य जो होगा, व्यक्ति का नैतिक विकास होगा। सबसे प्रमुख चीज क्या बताई गई है, व्यक्ति की नैतिकता का विकास। अगर उसका नैतिक विकास हुआ रहेगा तो आदर्श राज्य व्यवस्था में कोई कमियां नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी। तो सबसे प्रमुख लक्ष्य जो होगा वो व्यक्तियों का नैतिक विकास होगा। ठीक, जब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, देखते हैं वो क्या है, मध्यम मार्ग की बात करता है। अर्थात मध्यम मार्ग का मतलब बीच का रास्ता निकालता है। कैसे बीच का रास्ता,
जो मध्यम मार्ग हो, मध्यम मार्ग का सिद्धांत अर्थात संवैधानिक शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था में साफ कहा गया कि संवैधानिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है कि जो बीच का रास्ता निकालता है, ना या बहुत ज्यादा कठिन और न बहुत ज्यादा सरल, जिस रास्ते पे चलता है उसकी बात करता है। तो उन्होंने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऐसे राज्य व्यवस्था में संवैधानिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। संवैधानिक शासन व्यवस्था के आधार पर हम वहाँ की शासन प्रणालियों का अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें कारगर सिद्ध होंगी। ठीक, आइए आगे चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है कि विधि की सर्वोच्चता होगी। क्या होगी? विधि का सर्वोच्चता। विधि की सर्वोच्चता का मतलब होगा कि जिसमें कानून सर्वोपरि होगा, कानून ही सब कुछ होगा, संविधान ही सब कुछ होगा। उन्होंने ऐसी शासन व्यवस्था की बात की कि विधि की सर्वोच्चता, यानी कि कानून सर्वोच्च होगा, विधि सर्वोच्च होगा, न्याय ही सर्वोच्च होगा, अर्थात जो नियम होंगे वही सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो आदर्श राज्य, ऐसी आदर्श राज्य व्यवस्था में विधि की सर्वोच्चता सिद्ध होगी। आगे चर्चा करते हैं। उन्होंने चर्चा की दूसरे अगले राज्य में कहा कि जनसंख्या की बात की है। उन्होंने कहा आदर्श राज्य हो या सामान्य राज्य हो, बिना जनसंख्या के कोई राज्य संभव नहीं हो सकता। इसलिए राज्य होने के लिए जनसंख्या का होना अति आवश्यक है। अब इसमें भी मतभेद है और आगे जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि प्लेटो जैसे मानते हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में लिखा है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाए, होनी चाहिए 5040 होनी चाहिए। ये प्लेटो के अनुसार है। ठीक है। अरस्तु मानता है ना अधिक ना कम, यानी मध्यम होना चाहिए। परंतु रूसो जैसे, जब हम रूसो की चर्चा करें रूसो क्या मानता है? लगभग 10,000 होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या हो? 10,000। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन से जो है किसके अनुसार कितनी जनसंख्या राज्य की होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार 5040 होनी चाहिए, अरस्तु के अनुसार ना अधिक हो ना कम हो, और रूसो के अनुसार लगभग 10,000 जनसंख्या राज्य की होनी चाहिए। ठीक, तो इसकी चर्चा हम कर लेते देख लेते हैं कि आदर्श राज्य में जनसंख्या का होना नित्य आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक, आगे क्रम में देखते हैं कि अगला बिंदु किसकी तरफ इशारा करता है और क्या बताना चाहता है। अगले बिंदु में कहा गया प्रदेश। प्रदेश की बात की गई, अर्थात राज्य की बात की गई है। तो आदर्श राज्य में एक निश्चित भूभाग होता है, एक निश्चित सीमा होती है, जिसे हम प्रदेश का नाम देते हैं। तो राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना अति आवश्यक है, अर्थात उसकी एक सीमा रेखा होनी चाहिए जिसके आधार पर हम निश्चित कर सके कि ये राज्य कहाँ तक विस्तृत है, चाहे वो आदर्श राज्य के रूप में हो, चाहे एक सामान्य राज्य के रूप में हो। अर्थात उसको प्रदेश के रूप में एक निश्चित भूभाग के रूप में होना अति आवश्यक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि आदर्श राज्य व्यवस्था में निश्चित भूभाग का होना अति आवश्यक है। ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं नागरिकों के चरित्र की बात की गई। अगर हम आदर्श राज्य की कल्पना कर रहे हैं, आदर्श राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो नागरिकों के चरित्र का उत्तम होना अति आवश्यक है। अगर वो चरित्र से उत्तम नहीं है, वहां के लोग चरित्र से उत्तम नहीं है, वहां के जो कर्मचारी चरित्र से उत्तम नहीं है, अधिकारी चरित्र से उत्तम नहीं है, शासक चरित्र से उत्तम नहीं है, तो फिर आदर्श राज्य की संकल्पना करना व्यर्थ है। आदर्श राज्य स्थापित हम नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर।
अब आगे चर्चा करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शिक्षा। अब शिक्षा ऐसा एक मूल मंत्र है जिसके बिना जो है आदर्श राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा के बिना हम अपने नैतिक विकास नहीं कर सकते, अपना शैक्षिक विकास नहीं करके व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। जब हम अपना नैतिक विकास नहीं कर पाएंगे, अपना शैक्षिक विकास नहीं कर पाएंगे, अपनी बौद्धिक विकास नहीं कर पाएंगे और अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे, तो हम आदर्श राज्य को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए राज्य को आदर्श राज्य के रूप में बनाने के लिए शिक्षा एक अहम पहलू है। शिक्षा वो संजीवनी बूटी है जो हर मर्ज में काम आती है, अर्थात शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जो आदर्श राज्य के लिए अति आवश्यक है, शीघ्र आवश्यक है, जिसका हम यहाँ पर चयन कर चुके हैं, यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है और आदर्श राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आया है, इसका जिक्र किया जा सकता है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं राज्य की स्थिति। ये भी बहुत मायने रखता है, आदर्श राज्य हो या सामान्य राज्य हो या कैसा विजेता राज्य हो या पराजित राज्य हो, उस राज्य की स्थिति कहाँ है, कहाँ पर वो स्थित है, वो कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अगर राज्य हमारा कहीं समुद्र के तट के किनारे है या नदियों के किनारे है कि आए दिन बरसात में सबसे पहले बाढ़ आ जाती है, या फिर रेगिस्तान के पास है जहां पर ऐसी जगह पे जहां रेगिस्तान सूखा पड़ जाता है, तो वहां की स्थितियां क्या है? निरंतर कमजोर स्थिति बनी रहेगी और हमें हमेशा उन समस्याओं से निपटना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी स्थिति एक सही जगह पे, सारे संसाधन उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, कोई कठिनाई नहीं है, ना बाढ़ की समस्या है, ना सूखे की समस्या है और ना ही अन्य कोई समस्या है, तो हम उसका जिक्र इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि वहां की स्थिति, राज्य की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर वो सही जगह स्थित है तो उसको डेवलप होने में, उसको आदर्श राज्य बनने में बड़े आसानी से काम हो जाएगा, क्रम चल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर स्थितियां अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, विपरीत हैं, तो हमें दोहरा प्रयास करना पड़ेगा और निरंतर आगे प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम उन समस्याओं से निपट सकते। आगे क्रम में हम देखते हैं कि राज्य में विभिन्न वर्गों की बात की गई। विभिन्न वर्ग की जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं राज्य में विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं। चाहे अब इसको हम कई बातों में देखिए, सामाजिक वर्ग अलग बटा हुआ है, राजनैतिक वर्ग अलग बटा हुआ है। ठीक है, तो सामाजिक वर्गों में बांटेंगे तो, या फिर देश के जो नागरिक वर्ग है उनको किस किस रूपों में बांटा गया है, तो इन आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो ये देख सकते हैं कि राज्य में विभिन्न वर्गों की भी व्यवस्था की गई है और किस प्रकार से विभिन्न वर्ग डेवलपमेंट है। एक पूंजीवादी वर्ग कह लीजिए, एक श्रमिक वर्ग कह लीजिए, एक मध्यम वर्ग कह लीजिए, 3 वर्ग इस रूप में है और तीनों का विकास किस रूप में हुआ है, कैसे है, निरंतर किस प्रकार से विकसित होने का प्रयास कर। एक जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हमारी स्थिति हमेशा उच्च वर्ग बनी रहे। मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं कि हमारी स्थिति मध्यम वर्ग से हमेशा उच्च वर्ग में परिवर्तित हो जाए, और निम्न वर्ग के लोग सोचते हैं कि हम निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग की श्रेणी में आ जाए। अर्थात यहाँ पर तीनों वर्ग की हम चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, और तीसरा है निम्न वर्ग। ठीक, निम्न वर्ग की श्रेणी। उच्च वर्ग का मैंने बताया, मध्यम वर्ग के बारे में बताया और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग क्या है? ये हमेशा चाहता है कि हम समाज में हमेशा उच्च व्यवस्था पर बने रहे, हम इससे अपने नीचे ना जा पाए, ये हमेशा निरंतर प्रयास करता है।
मध्यम वर्ग सोचता है कि हम आगे उन्नत करें, पीछे की ओर न जा पाए, और निम्न वर्ग चाहता है कि हम अपने वर्ग से मध्यम वर्ग की श्रेणी में पहुंच जाए, उच्च वर्ग की श्रेणी में पहुंच जाए। अर्थात कहने मतलब राज्य में विभिन्न वर्गों को इस रूप में व्यवस्थित किया गया है, बांटा गया है, रखा गया है। अगले क्रम की चर्चा करते हैं, जिसमें बताया गया कि आर्थिक व्यवस्था की बात की गई। आर्थिक व्यवस्था क्या है? आर्थिक व्यवस्था की बात की गई कि वहां की जो राज्य की शासन व्यवस्था है वो उसका आर्थिक स्टेटस कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, वहां वो धन से मजबूत है कि नहीं, अगर है तो ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, सही तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए वहां के राज्य को हम वहां की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं, वहां की शासन व्यवस्था को वहां की आर्थिक स्थिति पर निर्भर किया, इसलिए आर्थिक व्यवस्था का भी जिक्र किया गया, उसकी चर्चा की है। लास्ट स्टेज में देखा जाए, कहा गया स्त्रियों का साम्यवाद। स्त्रियों को साम्यवाद की बात की गई है, कहने की चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष सबको समानता दी जाएगी, सबको समान दर्जे का दिया जाएगा। तो इसमें जब अरस्तु की शासन प्रणाली के अंतर्गत देखा जाता है तो स्त्रियों की साम्यवाद की बात। साम्यवाद का मतलब वो सबका सब, किसी एक का कोई अधिकार नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसको उतना प्राप्त होगा। साम्यवाद में क्या देखा गया है कि सब लोग कार्य करेंगे, जिसको जितनी जरूरत होगी उसको उतना मिलेगा, बाकी सारी चीजों पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का होगा। ठीक, तो इस आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। आज देख सकते हैं कि अरस्तु के आदर्श राज्य को किस प्रकार से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है, आपको इसको अवगत कराया गया है। तो और इस पर हमने प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, आपको समझाया है, बताया है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको इस क्लास अच्छी लगी है। अब आगे हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। अगले क्लास में फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए